गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो, उसमें नेपाल सरकार की कितनी फीस रहती है? बर्फ में कैसे चढ़ना है, अवलांच आ गया तो कैसे बचना है, करवास आ गया तो आपको कैसे बचना है, और उससे अवलांच आ गया तो खत्म, आपकी लाइफ खत्म है। डेथ पॉइंट कैंप नंबर 3 से शुरू हो जाता है। हाँ। डेथ जोन फिर आपको निकलना है, क्या करना है, बचना है, वो सारी हर प्रकार की मौतें हैं वहाँ। एक टीम मिली मुझे, राकेश बिश्नोई जी, वो अपनी टीम थी उनके पास, अलग से अपनी टीम लेके वो मेरे साथ हो गए। तो जाके इतने बड़े पहाड़ पे जाके आपका कोई गांव का, आपके भारत का कोई आपको व्यक्ति मिल रहा है, लॉस से करके 8,500 पे उन्होंने तिरंगा फहराया। और आपका शेरपा करेगा तो शेरपा आपके साथ रहेगा, वो भी कैरी करेगा। वो कितने करेगा, दो सिलेंडर वो कैरी करेगा, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादातर जो मौतें होती है उतरते वक्त होती है, क्योंकि आदमी थक जाता है उस टाइम पे। इतने जो मजबूत आदमी की डेथ हुई है ऑक्सीजन की वजह से। इंडिया के सुब्रता घोष थे, उनकी भी डेथ हुई है। एक फिलिस्तीनी कमांडो थे, उनकी भी हुई है। अंग्रेज थे, उनकी भी वहाँ डेथ हुई है। बर्फ काई होती है, उसमें मैं अचानक से मैं चला गया था, और फिर मैंने ऐसे कोनियों से आगे कसक के आया, और फिर मैं बाहर निकला। तब तक वो मेरा दोस्त भी आगे आ गया था। फिर दिन हमने वहाँ से एयर पकड़ा, फिर काठमांडू आए। काठमांडू कोई बंदा अगर माउंट एवरेस्ट अब चढ़ना चाहे तो आप उसको पहली सलाह क्या देंगे कि कहानी पे फिल्म बने तो कैसा रहेगा? कम नंबर आने पे आत्महत्या कर लेते हैं। फिर एक संदेश दिया था, जब आप 100 स्प्रिंट एक दिन में मारोगे तो आप देख लो कि आपका फिजिकल लेवल कहाँ जाए। आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। मैंने क्यों ना इसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए, क्यों ना ऐसे रिकॉर्ड बनाया जाए। 23 मार्च 2023 को मैंने काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कौवा होता है, कौवा ने चोंच मार दी। आपने कुत्ते के बारे में क्यों नहीं बताया? गांव के मोस्टली लोग मेरे आर्मी में ही हैं, उनसे मोटिवेट भी होते रहते थे। जब छुट्टी आते थे, कोई ड्रेस पहन के आते थे कि आपके बचपन में फेफड़े खराब हो गए तो आप आर्मी में नहीं जा सकते। फोन नहीं उठाए थे, ये क्या? देखिए ऐसा ना, जिसने सोच लिया उसको कौन रोक सकता है। मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की आपने ये कविता सुनी होगी, लेकिन आज इस कविता को चरितार्थ करने वाले शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिनके बारे में मैं कहूँगा कि बचपन में फेफड़े की बीमारी से जूझने के बावजूद भी उन्होंने राजपूताना राइफल्स में अपनी जगह बनाई। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए अपने 4 साथियों की जान गंवा दी, लेकिन भारतीय तिरंगा को उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया। तो मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं हिम्मत सिंह राठौर। नमस्कार सर। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आप हमको सबसे पहले अपनी जर्नी की शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि आपने कैसे बचपन में फेफड़े से ग्रसित बीमारी के होने के बावजूद इन मुकामों तक पहुंचे। बचपन जो जीवन था गांव में ही बीता, और गांव अजमेर में पड़ता है, खरबा गोला। करीबन अजमेर से 40 किलोमीटर की लगभग दूरी है। और बचपन में जब एक टाइम था, जब खेल रहे थे हम, तो कुछ एक कुत्ते पीछे पड़ गए मेरे, और जिसमें से एक कुत्ते ने यहाँ से काट लिया पैर में से। और काटने के बाद जब मैं घर गया तो वो खून वगैरह कुछ आ रहे थे, तो खून तो मैंने साफ कर दिए, लेकिन वो निशान बना हुआ था। तो घर वालों ने पूछा क्या हो गया ये, तो मैंने बोला कि जो कौवा होता है, कौवा ने चोंच मार दी मुझे। तो जो माताजी थी, माताजी ने बोला भाई कि कौवा चोंच मारता, सर में मारता, आंख में मारता, चेहरे पे मारता, यहाँ पैर के नीचे, जो घुटने के नीचे, यहाँ तो कोई मारने का कोई वो है नहीं। आपने कुत्ते के बारे में क्यों नहीं बताया? कुत्ते डर गया था भाई कि घर वाले मारेंगे, कहीं पिटाई होगी घर पे, कि वहाँ किस लिए गया, उधर कौन सी जगह पे गए आप, किस लिए गए। तो उसके बाद 2-3 दिन तक मैं छुपा के रखा। चौथे दिन, 5वें दिन मैंने जाके उनको बताया कि मुझे कुत्ते ने काटा है। बहाने बनाता रहा, कभी मैंने बोला फर्श पे गिर गया, कभी मैंने बोला कि उसकी लग गई, चोट लग गई। 3-4 दिन तक मैंने बहाने बनाए। फिर 5वें दिन मैंने बता दिया कि मुझे कुत्ते ने काट लिया। फिर वो काफ़ी मतलब दुखी हुए, यार अभी 5-6 दिन हो गए। फिर वो फटाफट जो पास में डॉक्टर साहब के पास ले गए मुझे। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि इंजेक्शन लगेंगे इसके 14, वो भी पेट के अंदर। अरे उस टाइम हाँ, पहले इससे का कि कुत्ते को काटने के बाद इंजेक्शन पेट में लगते हैं, शायद अब नहीं लगते। अब शायद नहीं लगते होंगे, लेकिन उस टाइम तो पेट में लगे थे 14 इंजेक्शन। और 13 इंजेक्शन लग चुके थे। और 14वां जब इंजेक्शन लगा तब मैं गाँव आया, तो बदमाश था ही, और तो गाँव में छत पे चढ़ना, कभी इधर भागना उधर भागना, तो उसमें से एक इंजेक्शन पक गया, और पकने की वजह से उसमें बड़ी गांठ हो गई। फिर कुछ दिन बाद उस गांठ का ऑपरेशन हुआ।
और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे फेफड़ों में पानी भर गया, जिसमें लगभग 60 से 70% मेरे फेफड़े खराब हो गए थे। ओ, और तो ये कुत्ते के काटने की वजह से ये समस्या पैदा हुई थी फेफड़ों की। हो सकता है कि कुछ ऐसा कोई सिम्टम्स रहे, उसमें बेबे बच गया हो, या हम्म अलग भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है हम्म कि। लेकिन उसके करीबन 6 7 10 महीने बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी मुझे, जो फेफड़े में पानी भरा। उसके हम्म बाद में करीबन 2.5 से 3 बोतल मेरे पीछे से इंजेक्शन से पानी निकाला गया फेफड़ों से, और काफ़ी मतलब फेफड़े कमज़ोर हो चुके थे कि मुझे चला ही जा रहा था, बैठा ही नहीं जा रहा था मेरे से। तो ये ओके। बहुत एक जीवन का सबसे गहरा पार्ट था। तो इस चीज से आपने फिर रिकवरी कैसे की कि मान लो आपने आर्मी में जाने से पहले दौड़ भाग की होगी, तो अपने फेफड़ों को फिर से उस काबिल या उस लेवल पे कैसे लाए फिटनेस ये के आप? लगभग जो 15 साल की उम्र में मेरे हो गया था ये हम्म लगभग। उसके बाद फिर अच्छी डाइट खाई। घर वाले गांव में भैंस वगैरह रखते ही हैं, हम्म बकरियां वगैरह रखते हैं। तो घर में बकरियां भी थी, भैंस भी थी, तो उनका दूध पीना, और फिर थोड़ा सा टहलना फिर करना। और गांव के मोस्टली लोग मेरे आर्मी में ही हैं ज़्यादातर हम्म जो हमारे थे, तो उनसे मोटिवेट भी होते रहते थे। जब छुट्टी आते थे, कोई ड्रेस पहन के आते थे, कभी कोई कैसे आते थे, तो सारा एक मोटिवेट मिलता था उनसे। और फिर जाना आर्मी भी था, क्योंकि फादर भी मेरे आर्मी में थे। अरे वाह। तो एक बना रखा था कि आर्मी में जाना है, कैसे ना क्यों अपने को फिट बना जाए। हम्म अब जब साथ वाले दोस्त दौड़ रहे हैं अच्छे, और आपसे चला भी नहीं जा रहा, तो आपके दिल में क्या बीत रही होगी उस टाइम पे। तो मैंने कहा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप को मैंने मजबूत बनाना शुरू किया। अच्छा अच्छा खान पान शुरू किया, हम्म अपने फेफड़े को जो और उसके अलावा डॉक्टर्स की दवाई चली लगभग 6 मंथ। तो 6 मंथ वो दवाई भी ली हमने, हम्म। और धीरे 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 रिकवर होते रहे, धीरे धीरे चलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे। और इसी के साथ ही फिर वो जब हुआ, तो अपना को मजबूत बना के यार करीबन 17 साल और 6 में 8 महीने में मैं आर्मी में भर्ती हुआ, और वो अपने आप को फिट बना के बिल्कुल। अरे वाह। और जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ था, तो मैं एक्सीलेंट था दौड़ के अंदर। मतलब एक्सीलेंट का मतलब कि जो सबसे अच्छा दौड़ता है। सबसे अच्छा दौड़ आगे आता सबसे हाँ, पहले। तो उसमें भी, और बाद में भी आर्मी के अंदर मैं हाथ दौड़ में एक्सीलेंट रहा। तो उस दौरान जैसे फेफड़े आपके एक समय में खराब रहे थे, तो मेडिकल में कोई इश्यू नहीं आया आपको? मेडिकल अंदर से तो कोई चेकिंग होती नहीं, उनको फिजिकल फिट चाहिए बंदा। हम्म भाई कोई एक्सरा वगैरह ऐसा तो कुछ होता नहीं है, और इतनी कोई हम्म फिजिकली फिट आपको रहना चाहिए। आप फिजिकल में कैसे आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, हम्म। तो फिजिकल फिट आए थे हम उसमें। तो एक्सीलेंट फिजिकल के आपके नंबर काम जी आ जी गए। हाँ, वो काम आए थे पूरे। तो फिजिकल फिट थे। तो और ऐसी कोई वो भी नहीं है कि भाई आपके बचपन में फेफड़े खराब हो गए तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, ऐसा तो कुछ कोई था भी नहीं ऐसा कुछ पहले। हम्म आजकल तो हो सकता है कि कोई अच्छी कोई मेडिकल्स मेडिकल्स होता था उस टाइम। मेडिकल्स में देखे जाते थे आपकी आँख, नाक, आपकी अंगुलियाँ, हम्म आपके पैर के जो फ्लैट फुट तो नहीं है वो, आपकी धड़कन, हम्म ये आपकी सही सब सही आ रही है। तो अब आपकी जो 6x6 आंखें हैं, हम्म। आपके कान देखे जाते थे, दांत देखे जाते थे आपके। बिल्कुल। तो इसमें फिट हो और फिजिकल फिट हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और फिजिकल फिट हम थे, और ये बाकी सब चीज़ें थी ठीक थी। ओके। तो कोई हमें एक अनुभव और बताइए कि जब आप राजपूताना राइफल्स में थे, तो किस तरह के आपको उस्ताद मिले, आपकी ट्रेनिंग कैसी रही उस दौरान? देखिए उस्ताद तो खतरनाक ही ना, उस्ताद तो नाम ही खतरनाक होता है ना। आर्मी वालों के हाँ लिए जी हाँ। तो। और उनका तो जो आपसे एक सिविलियन को एक फौजी बनाना हाँ। बहुत बड़ी बात हो जाती है। 9 महीने में एक सिविलियन को फौजी बनाया जाता है। आपकी कटिंग, हेयर कटिंग, और आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, ये सब कुछ इसमें एक सिखाया जाता है। हम्म उसको अनुशासन बोल सकते हैं, हम्म। डिसिप्लिन बोल सकते हैं। डिसिप्लिन, जिस सैनिक में डिसिप्लिन नहीं है वो सैनिक ही नहीं है। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन एक जीवन में होना भी चाहिए। एक टाइमिंग का पंक्चुअल, भाई आप टाइम पे कहीं पहुंच गए, आपको टाइम दिया है, आप वहाँ टाइम पे पहुंच गए, हम्म। तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आपने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो, पहले हम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की ही बात करेंगे। तो वो उस समय के थॉट आपको कहाँ से आए कि मुझे फिटनेस को अपनी को इस लेवल पे ले जाना है कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पद हासिल कर सकूं? जैसे आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद 2020 में मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ, हम्म और फिर मैं राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी करने लग गया था मैं। हम्म
तो उसके बाद मैं ग्राउंड में जाता था तो वहाँ कुछ कुछ बच्चे मिले मुझे, हम्म, और बहुत सारे बच्चे थे, तो वो अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। आजकल की एकेडमियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने हम्म, उनको पूछा, भाई तुम लोग एकेडमी में क्यों नहीं जा रहे? तो वो हम्म, मोस्टली सामान्य परिवार के बच्चे थे, किसान परिवार के बच्चे थे, मजदूर फैमिली के बच्चे थे। हम्म, तो मैंने उससे पूछा, भाई आप लोग एकेडमी ज्वाइन क्यों कर रहे हो? बोले, सर इतने सारे पैसे खर्च करना, 2-2.5 हज़ार मिलते हैं महीने में, हम्म, अब 2-2.5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये एकेडमी में दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो क्यों ना फिर मैंने कहा एक एकेडमी की शुरुआत की जाए। फिर मैंने एकेडमी खोली, वहाँ पे फ्री बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दी मैंने। तो उन्हीं के साथ दौड़ दौड़ के इतना फिजिकल फिट हो गया मैं, जो कमियां थी मेरे में वो हम्म। अच्छी हो गई, और 40 वर्ष का होते हुए मैं 20 साल का बन गया, अरे वाह! उन्हीं के साथ साथ बच्चों के साथ साथ। सबसे मुख्य बात इसमें कि आपने जो आपकी एकेडमी थी उसमें फ्री ट्रेनिंग दी बच्चों की। जी जी। हालाँकि और भी आर्मी अफ़सर रहते हैं हाँ जो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और एक तरह से फीस ही लेते हैं। तो ये थॉट भी आपके कैसे आया कि मुझे फ्री ही ट्रेनिंग देनी है बच्चों को? जब ग्राउंड में गए थे तो सारे सामान्य परिवार के बच्चे आते हैं, मजदूर परिवार के, किसान परिवार के आते हैं। हुँ, इनके पास में अपने को लगता है कि इनके पास पैसे होंगे, लेकिन जी उनको देखा जाए तो हुँ, उनके बच्चों के पास पैसा नहीं होता था। जब हम भी स्टूडेंट थे, आप भी स्टूडेंट होंगे, जब 100-100 रुपए के लिए आप कैसे घूमते होंगे? हुँ, हुँ, बहुत एक स्टूडेंट लाइफ को स्टूडेंट ही समझ सकता है, हुँ, या उससे कोई बच्चा गुजरा हो तो वो समझ सकता है कि कैसे कैसे किया जा सकता है इस चीज़ को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि तो क्यों ना, मैंने कहा एक फिजिकल तौर पे करा जाए, और धीरे धीरे हमने शुरुआत की और बड़ी एकेडमी का रूप ले लिया। उसमें बड़े बच्चे हो गए, उसमें 200 बच्चे हो गए मेरे पास, ओह! है ना, बहुत सारे बच्चे हो गए। फिर एसआई का फिजिकल के लिए काफ़ी बच्चे आए हमारे पास में। तो अब एसआई में क्या है कि 100 मीटर का शूट है, एक स्प्रिंट है एसआई की हुँ, भर्ती के लिए। हुँ, अब मैं हर बच्चे के साथ 100 मीटर का शूट करता, तो 100 बच्चों के साथ में जब दौड़ता तो 100 स्प्रिंट हो गए मेरे। जब आप 100 स्प्रिंट एक दिन में मारोगे हुँ, हुँ, तो आप देख लो कि आपका फिजिकल लेवल कहाँ जाएगा, बिल्कुल। है ना, आपका फिजिकल लेवल तगड़ा जाएगा। हुँ, फिर एक दिन मुझे किसी ने स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाया ऐसे ही, तो हुँ, मैंने बोला, यार चीफ गेस्ट मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मुझे चीफ गेस्ट बनाया जा रहा। अरे नहीं। तो कुलदीप सिंह जी एक है अपने बच्चबड़ी, उनकी स्कूल है, वो प्रिंसिपल है स्कूल में, उन्होंने मेरे को स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाया। उसके बाद मैं बेटा बेटा यूट्यूब देख रहा था, हुँ, तो 2022 की बात है। तो उसमें मैंने देख रहा था कि आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। तो मैंने क्यों ना इसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए, क्यों ना ऐसे रिकॉर्ड बनाया जाए हुँ, सीढ़ियाँ चढ़ने के, क्यों ना हम सीढ़ियाँ चढ़ के देखते हैं। हुँ, फिर 23 मार्च 2023 को मैंने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कम से कम, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये मैंने उस दिन बनाए। तो इसका मतलब आपने कई रिकॉर्ड बना रखे हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं नाम पे। तो ये रिकॉर्ड मैंने बनाए, और उस दिन मैं 19 घंटे 46 मिनट चला सीढ़ियों में हुँ, हुँ, लगातार। ओके। और उसमें लगभग मैं चला हूँ करीबन 20 किलोमीटर चढ़ा हूँ और 20 किलोमीटर उतरा हूँ, यदि वैसे नापा जाए तो। हुँ, हुँ, और टोटल सीढ़ियाँ कितनी? सीढ़ियाँ टोटल होगी 86,000, 86,000। 24 घंटे के अंदर नहीं नहीं, 86,000। 19 घंटे 46 मिनट में, ओके। जो ये रिकॉर्ड पहले वाले रिकॉर्ड थे। हुँ, तो ये 19 घंटे 46 मिनट और 10 सेकंड था उसमें। हुँ, तो इसमें मैं 20 किलोमीटर चढ़ा हूँ, 20 किलोमीटर उतरा हूँ, 86,000 सीढ़ियाँ हो चुकी थी उस दिन। हुँ, हुँ, उसके 3 महीने बाद ही मैंने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें गिनीज वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, हुँ, हुँ, और वर्ल्ड ऑफ बुक इंग्लैंड है, ये मैंने हुँ, बनाए। इसमें मैं लगातार 24 घंटे चला, उसमें मैंने 70,000 सीढ़ियाँ चढ़ी। ओके। तो ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कहाँ बनाया था? इंडिया में, इंडिया से नहीं बाहर? नहीं, इंडिया में बनाया था, सिम्फोनिया बिल्डिंग है वैशाली नगर में, हुँ, हुँ, ये उसी में बनाया। ओके, जी। ठीक है। तो सर हम अब इससे आगे आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड की जर्नी भी जान ली है हमने, किस तरह से रही। अब मैं माउंट एवरेस्ट की तरफ चढ़ना चाहूँगा कि आपकी जो इन्फेंट्री है उसने कैसे आप लोगों को सेलेक्ट किया कि आप लोग चढ़ेंगे, और उसकी कहानी क्या है? उसका शुरुआती वो बताओ। कहानी, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए उसके बाद में हम भाई सोच रहे थे, बैठे बैठे ऐसे सोचे क्या करना चाहिए। तो उसमें काफ़ी लोग थे, श्रवण सिंह जी दासवा भी थे, जयपाल सिंह जी थे, और कुलदीप सिंह जी थे, और उसके अलावा प्रदीप सिंह जी बिदा सर थे। तो बैठे थे, तो क्यों वो बोले कि क्यों ना आप माउंट एवरेस्ट चढ़ो। हुँ, तो मैंने कहा अपने को तो ऐसे इतना बोलना काफ़ी है, बाकी मैं कि ठीक है चढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या माउंट एवरेस्ट जाने के लिए पैसों की, हाँ, और पैसे बहुत ज़्यादा रकम है साहब उसकी, 40 लाख रुपए के आसपास, 40 लाख? 35 से 40 लाख रुपए के बीच में पूरा खर्चा है। हमारा 38 लाख लगा। हाँ,
इसमें आप किस तरह का आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उस पर फर्क पड़ता है। जो आपके कपड़े हैं वो 5 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक मिलते हैं। यदि आपको कम पैसे वाले कपड़े चाहिए तो 5 लाख तक मिल जाएंगे, ज्यादा आपको पैसे वाले कपड़े चाहिए तो 10 लाख के मिलेंगे। उससे भी जो आपको अच्छे चाहिए कपड़े तो 12, 13, 15 लाख तक भी जा जाते हैं। हाँ, वो 6 लेयर कपड़े रहते हैं। हाँ, तो वो जैसा है कि भाई किस तरह के आप कपड़े लेना चाहते हैं। तो करीबन हमने करीबन 6 लाख के लिए थे, लगभग 6 लाख के आसपास के लिए थे। और बाकी आप 10 लाख के भी ले सकते हैं भाई, कंपनी के भी आते हैं, लोकल भी मिलते हैं वहाँ पे, तो आप किसी प्रकार के भी ले सकते हैं। तो शुरुआती दौर तो ये हुआ। अब सबसे मेन समस्या आ गई पैसों की, कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। एक फौजी के आदमी के पास में कहाँ से पैसे आएंगे? 40 लाख रुपए पेंशन आता तो 20 लाख रुपए लेके आता है। तो सभी ने बोला क्यों ना किसी के जो समाज के लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनके पास चला जाए, जो भामाशाह है उनके पास चले जाए, अपनी राजपूत समाज में। हाँ, क्यों ना उन्हीं के पास में जाया जाए। तो हमने घूमना स्टार्ट किया, एक टीम बना के, छोटी सी टीम बना के हमने घूमना स्टार्ट किया। धीरे धीरे काफी लोगों के पास गए हम, किसी ने दिए, किसी ने नहीं दिए। उसके बाद में कुलदीप सिंह जी भाटी ग्रुप है, उन्होंने करीबन 2.5 लाख रुपए दिए। और ये एक मैं बताना चाहता हूँ, शुरुआत में जो हमारी मीटिंग हुई थी तब उस मीटिंग में फर्स्टली जो 1 लाख रुपए जयपाल सिंह जी खुड़ी, उन्होंने फर्स्ट में उठ के और घोषणा कर दी थी कि 1 लाख रुपए मेरी तरफ से। तो उनकी स्टोरी बताऊंगा आपको मैं बाद में, तो पता लगेगा कि उन्होंने फर्स्ट में ही बोल दिया था कि 1 लाख रुपए मेरी तरफ से हैं। और वो फर्स्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें, और क्यों ना धीरे धीरे सबके पास में चला जाए। उसके बाद में एक जीजा बैठे थे, समा जीजा, तो उन्होंने उन्हीं के साथ में बोल दिया कि 51,000 रुपए मेरी तरफ। फर्स्ट टाइम की बात है ये, पहली मीटिंग में बोल दिया उन्होंने। हाँ। कि 51,000 रुपए मेरी तरफ से। तो और भी काफी लोगों ने, भाई लोगों ने बोला, काफी ने घोषणा की वहां पे। और बाद में तो फोन भी नहीं उठाए थे। तो उस टाइम की वो फर्स्ट मीटिंग की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद फोन नहीं उठाए थे, ये क्या? देखिए ऐसा ना कि कई बार हो जाता है कि आज मेरे पास में आप आ रहे हो, मैं आपको बोल दूं साहब कि मैं 51,000 रुपए दे दूंगा आपको। और हो सकता है कि मेरी समस्या हो कि मेरे पास 51,000 ना हो, तो मैं आपको ना दे पाऊं, तो शर्मिंदगी भी एक हो सकती है कि उस वजह से, है ना। उसके बाद फिर जयपाल सिंह जी खुड़ी साहब और हमने एक टीम गठित करके और हमने घूमने लगे सब। काफी हमारे पास में पैसे आए और हमने करते करते करीबन 30 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए। क्या हुआ? अब भी आपके पास में 6 से 7, 8, 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। हमने लोन भी ले लिया, मैंने लोन भी ले लिया पर्सनल, उसके बाद में भी कम पड़ रहे हैं। भाई लोन भी लिया मैंने, करीबन एक लोन लिया मैंने 6 लाख का, एक लोन लिया मैंने फिर 6 लाख का, 12 लाख तो लोन ले लिया। अब फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं आपके पास। तो अब फिर हम यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद एक सीमा भाटिया जी हैं, टेरो कार्ड रीडर, उनके पास गए। उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया हमारे को, और मोटिवेट करके उन्होंने भी वहाँ पे 51,000 रुपये दिए। अब सीमा भाटिया जी मुझे बोले कि मैंने कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे तो 2-3 दिन बाद तो मेरी प्लेन है। तो बोला आपको डरने की क्या जरूरत है, आपके साथ में ये दाता है जयपाल सिंह जी खुड़ी, ये हैं आपके साथ, आपको क्या डरने की जरूरत है। अच्छा। तो मैं सोचा 7-8 लाख रुपए कहाँ से आएंगे अभी। तो बोले आपको डरने की जरूरत नहीं, ये पैसे आ जाएंगे आपके पास। अब इनसे बात की मैंने, जयपाल सिंह जी बोले मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो 1 लाख रुपए था, मैंने दे दिया आपको। ये आप देखिए, आप उस टाइम पे खिरे का मतलब ये चल रहा है उस टाइम पे। अब लास्ट टाइम पे पैसे नहीं। अभी फिर उसके बाद में जब हम गए, लास्ट में यहाँ से जाना था मेरे को, तो समझ जा घर पे गए, तो वहाँ से उन्होंने करीबन 1-1.5 लाख रुपए और दिया मुझे। तो उनके करीबन 2-2.5 लाख रुपए उनके हो गए थे। अब फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं आपके पास, 5 से 6 लाख रुपए कम पड़ रहे। अब क्या करेंगे आप? हम पहुंच गए वहाँ पे नेपाल काठमांडू। अब सामान खरीदने के लिए, आपकी इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं। अब जयपाल सिंह जी मेरे तेरे भोड़े मेरे को बोले, कैसे जाएगा तू? मैंने कहा ऐसे जाऊंगा, इन्हीं कपड़ों में चला जाऊंगा। जिसने सोच लिया उसको कौन रोक सकता है। जब मैं यहाँ तक पहुंच गया तो वहां जाने में क्या दिक्कत है। तो फिर उन्होंने फोन किए वहां पे काफी। इसमें नेपाल सरकार की कितनी फीस रहती है? नेपाल की इस बार तो 10 लाख की लगभग थी, परमिट चार्ज। और आपके जो 2026 में जो जाएंगे उनके लिए 13 लाख रुपए हो जाएंगे। अरे वाह। तो बेस कैंप तक का कितना चार्ज है? बेस कैंप देखिए, आप पानी की बोतल ही 300 रुपए की है, जो बिस्लरी की बोतल मांगते हैं हम 300 रुपए की है। और आप जब चाय लेंगे वो 250 रुपए की एक चाय है। आप रास्ते में जब जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो इतना महंगा है वहाँ का कि एक चाय भी आपको 250 रुपए मिल रही है।
तो बेस कैंप तक ही कोई इंसान जाना चाहे तो उसका कितना खर्चा रहता है? देखिए पैदल जाना चाहे तो कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं पैदल जाने में। और एक दिन का खर्चा हम मान के गाइड लेते हैं, हम गाइड लेते हैं, खाना होटल वगैरह मिलाते हैं। तो एक दिन का खर्चा हम लगाएं लगभग तो 20,000 के ऊपर पड़ता है एक आदमी का। बेस कैंप तक जाने के लिए? बेस कैंप तो एक दिन का बता रहा हूँ मैं आपको। एक दिन का? हाँ। तो करीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में खर्चा बैठता है बेस कैंप तक जाने के लिए। बेस कैंप तक जाने के लिए शेरपा की जरूरत रहती है क्या? हाँ, उसमें गाइड लेते हैं, एक गाइड शेरपा ले लेते हैं। अगर ना ले तो भी चल जाएगा? हाँ, ना ले तो भी चल जाएगा, लेकिन एक तो क्या कि उनको पता होता है एरिया का, रास्ते का थोड़ा सा। और हम तो बिना, जब मैं आया था उतरा था तो नीचे बिना गाइड के आया था मैं। अच्छा। तो अभी मुझे जाना होगा तो मैं बिना गाइड के जाऊंगा, कहने का मतलब मुझे शेरपा की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सिविलियन लोग हैं उनको तो उनका सामान भी कैरी करना होता है, इतना सारा सामान होगा, उनका कैरी कौन करेगा सामान, तो ये चीजें होती है। शेरपा के अलावा फिर आपको पोर्टर चाहिए 2। आपके पास इतना सामान होगा कि आपका सामान पोर्टर लेके जाएंगे, तो कम से कम 2 पोर्टर चाहिए आपको। और ये बेस कैंप वाले के लिए पोर्टर की जरूरत है? हाँ, नीचे से जब आप निकलेंगे तो बेस कैंप तक जाएंगे, 2 पोर्टर आपको, 2 पोर्टर प्लस 1 शेरपा, तो 3 ही हो गए। एक पोर्टर की जो तनख्वाह होती है वो एक दिन की 3,000 रुपए, तो 3 6,000 रुपए आपके पोर्टर के हो गए सीधे। 6,000 रुपए पोर्टर के हो गए। अब शेरपा के भी 3,000 मानो आप, कम से कम भी लेगा, है ना, नहीं तो 5,000 भी मांग लेते, कहने का मतलब है। तो 10,000 तो आपकी सीधे सीधे ये हो रहे हैं। इसके अलावा आपको होटल, बहुत महंगी होटल मिलेगी। आपको वाईफाई दिया जाएगा तो 500 रुपए पर नाइट दिया जाएगा। बिल्कुल। वाईफाई भी आपको देंगे तो 500 रुपए लेंगे आपसे। आपको गर्म पानी देंगे तो 300 रुपए की बोतल देंगे आपको। नहीं, खर्चा के मामले में देखा जाए तो बेस कैंप तक भी एक सेव की कीमत 500 रुपए की। अरे वाह। अब आप देखिए, एक छोटी पेप्सी की बोतल होती है, छोटी पेप्सी बोतल आप पीते हैं, वो 300 रुपए की है। आप जब गए तो ये जितने भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस चीज के लिए, सबसे ज्यादा किसने आपको सपोर्ट किया? देखिए सबसे ज्यादा तो आर्थिक रूप से तो सबसे ज्यादा तो जयपाल सिंह जी खुड़ी साहब हैं, उन्होंने दिए 7 लाख रुपए। इसके अलावा समा राठौड़ जी है, उन्होंने दिए करीबन 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए मुझे कुलदीप सिंह जी भाटी है, भाटी ग्रुप है, उन्होंने दिए। और इसके अलावा आर्मी ने दिए मुझे 4 लाख और 30,000 रुपए। आर्मी के और भी जवान आपके साथ चढ़े थे? हाँ, वो आर्मी की तरफ से आए थे, हम तो खुद के पैसों से गए थे, वो आर्मी उनको स्पॉन्सर करी। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह जी काचड़ा है, उन्होंने दिए। महिपाल सिंह जी मकराना है, और भवानी सिंह जी है जो वृद्धाश्रम चलाते हैं। और इसके अलावा प्रताप ग्रुप्स वाले हैं, उन्होंने दिए हैं। और इसके अलावा अपने गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने दिए हैं जहाजड़। और तो ऐसे करके, और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब हैं, ऐसे बहुत सारे, काफ़ी पैसे आए, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी नाम है उनके भी, मैं गिनाऊंगा तो बहुत सारे नाम हैं। बिल्कुल जी। आप मोटा हमें दोनों चीज़ें आपने बता दी हैं कि बेस कैंप तक का खर्चा कितना रहता है जी, और बेस कैंप से ऊपर जाने का तो आपने बता दिया लगभग 40 लाख तो है। जी। बेस कैंप तक का कितना बन रहा है वैसे अगर देखा जाए? ये टोटली लेते हैं सर, है ना, जिसमें आपको जब आप काठमांडू पहुंचेंगे तो आपको होटल्स का खर्चा वगैरह, होटल्स का वो देंगे आपको। इसके अलावा होटल्स के अलावा फिर आप तो 4-5 लाख मान से। हाँ, टोटल आप देखिए कि ऑक्सीजन का भी मिलाते हैं, वो जोड़ते हैं ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन का 6 सिलेंडर मांगते हैं वो, तो 6 सिलेंडर का 7-8 लाख रुपए मांगते हैं वो। बेस कैंप तक नहीं, ऊपर तक। ये तो ऊपर की हो गई, ऊपर की तो अभी नहीं, बेस कैंप तक ही नॉर्मल। हाँ, बेस कैंप की तो नॉर्मली आप जा सकते हैं, हमें खुद ही जाना है किसी को, तो इतना खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल। आप जब ऊपर चढ़ना आपने शुरू किया था तो आप पहले ग्रुप में थे जो इस साल सबसे पहले पहुंचने वाले माउंट एवरेस्ट में, तो कितने लोगों ने आपने चढ़ना शुरू किया था? हम 9 मई को निकले रात को 1 बजे, करीबन 10 लोग थे। ओके। काफी लोग निकलने थे बेस कैंप से के बाद जिन्होंने चढ़ाई। बेस कैंप की जो हाइट है वो है 5,300 मीटर। हाँ, 500। तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो वहाँ सिम्टम होते हैं, आपका मुंह सूखना, नाक से खून आना, ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो 5,300 पे जब हम थे, उससे पहले एक बार आपको रिहर्सल करके आनी पड़ती है। हाँ, ये आपने शुरुआती प्रशिक्षण कैसे लिया वहाँ का?
शुरुआती प्रोसेस में वैसे तो कोर्सेज होते हैं इसके, बेसिक एडवांस। लेकिन मैं एक्चुअली क्या कि मैं आर्मी में था, तो आर्मी में ग्लेशियर वगैरह हम रहे थे, तो उसके बारे में, बर्फ के बारे में वगैरह में पता था मेरे को, कैसे चलना है क्या। कोर्सेज की वो थी। इसके अलावा फिर तो सीढ़ियाँ आपने कोर्स किया इसका? ये आर्मी में किए थे कोर्स, आर्मी में किए होते जो बेसिक एडवांस होते हैं, ये आर्मी में कोर्स किए होते हैं हमारे। तो कौन कौन से कोर्स रहते हैं, मतलब आप बेसिक और सजेस्ट एक करें? एडवांस है, उसमें ये आपको कपड़े पहनना वगैरह सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, क्रोम पेन कैसे पहनना है, हेलमेट कैसे लगाना है, बर्फ में कैसे चढ़ना है, अवलांच आ गया तो कैसे बचना है, बस इसके बारे में ये थोड़ा सिखाया जाता है कि अवलांच के बारे में कैसे सिखाया जाए, करवास आ गया तो आपको कैसे बचना है, तो ये चीज़ें ठंड ठंड की वजह से कैसे बचाया जाए, ये सारी चीज़ें तो बेसिकली आर्मी में सिखाई जाती है। बिल्कुल। तो इसके अलावा हमने कोई कोर्सेज अलग से कोई कोर्सेज नहीं किया था हमने इसके लिए। तो ये आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं अवलांच, ये क्या चीज रहती है? अवलांच ऊपर से बर्फ टूट के पहाड़ की तरह आना नीचे, हाँ। है ना भाई। आप समिट पुश के लिए जा रहे हैं, आप ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर से अवलांच आ गया तो खत्म, आपकी लाइफ खत्म है। इतना बड़ा पहाड़ ऊपर आपसे जो टूट के आएगा तो मारेगा आदमी इंसान को, तो उसके बाद में तो मरना ही है वहाँ पे। उसके अलावा ये बच के आप जब तक संभलोगे दाएं बाएं वो जो होगे जब तक तो आ जाएगा वो अवलांच। इतना टाइम लगता है उसमें आने में, कितना कितना फास्ट आता है वो। मैंने कुछ वीडियोस भी भेजे हैं तो बहुत फास्ट आता है वो, और ऊपर से इतना फास्ट होता है कि नीचे आने में उसको टाइम नहीं लगता। आप थोड़ा सा भी दाएं हुए बाएं हुए आपके ऊपर आगे गिर गया। और भी जैसे खुम्बू आइस फॉल, जे हिलरी स्टेप, ये क्या चीजें हैं? खुम्बू आइस फॉल, खुम्बू तो पूरे को बोलते हैं। इस बेस कैंप तक जब जाते हैं तो खुम्बू ही होता है पूरा, इसको खुम्बू ही बोला जाता है। और एवरेस्ट के जो ऊपर होता है वो आइस फॉल है पूरा, खुम्बू आइस फॉल बोला जाता है उसको। उसमें दरारें हैं, बर्फ की दरारें हैं और करवास है उसमें, बड़े बड़े बर्फ के बड़े बड़े से पहाड़ से हैं वहाँ पे। तो वो भी एक खतरनाक जोन है, उसमें रात को ही नहीं निकला जाता है, दिन में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब ऊपर से कोई अवलांच जाए, बर्फ टूट जाए। तो वो खुम्बू आइस बॉल ही कैंप 1 तक खुम्बू आइस बॉल ही बोल सकते हैं उसको, कैंप 1 तक हम। और कैंप 1 की हाइट है बेस कैंप से 6100 मीटर, मतलब 6100 मीटर। 6100 पे हाँ, फर्स्ट जो बेस कैंप है, फर्स्ट कैंप है, हाँ, बेस कैंप से जो फर्स्ट कैंप है वो 6100 मीटर पे। उसके बाद जो कैंप 2 है उसको लगभग 6500 मान सकते हैं, 6500। ओके। और फिर जो कैंप 3 है, और कैंप 3 की हाइट है 7500, 7000, मतलब 300 पे भी कुछ 100 मीटर का फर्क होता है ऐसा। मतलब जो बेस कैंप, मतलब कैंप 3 की हाइट कितनी है? 7300 से शुरू हो जाती है। ओके, तो 8000 तक चलता है? नहीं, 7300 से 100 मीटर मान लो, कुछ टेंट नीचे लगे होते हैं, कुछ टेंट थोड़ा ऊपर लगे होते हैं, तो 100 मीटर का फर्क होता है। लेकिन ये डेथ पॉइंट कहाँ था? डेथ पॉइंट कैंप नंबर 3 से शुरू हो जाता है। हाँ। डेथ जोन, उसको डेथ जोन बोलते हैं। 7500 से जैसे आप निकले तो डेथ जोन शुरू हो गया आपका। और जब आप कैंप 4 पे पहुंचते हो तो 8000 मीटर पे कैंप 4 है आपका, तो वो और ज्यादा डेथ जोन माना जाता है। और फिर उसके आगे तो डेथ जोन है, पूरा ही डेथ जोन है वो आगे तक। बिल्कुल जी जी। तो जो ये कैंप 3 से और कैंप 4 के बीच की कठिनाइयाँ और जो शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी रहती है, उसके बारे में एक बार बताएं। कैंप 4 और कैंप 3 में जाने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं। बिल्कुल आप धीरे भी चल रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे लगेंगे आपको, और भी ज़्यादा धीरे चले 10 घंटे मान लो आप, लेकिन 8 घंटे तो आपको लगना ही है। और करीबन आप सुबह निकलेंगे 5 बजे, तब उसके हिसाब से 8 घंटे जोड़ लीजिए। आपको लगातार जब चलना है तो 8 घंटे बाद आप पहुँचेंगे वहाँ। कहने का ये अर्थ है कि आप 8 घंटे में आपको पहुँचना है वहाँ। तो और उसके बाद में ऑक्सीजन लगी होती है आपके, है ना। कैंप 3 के बाद में तो हम कैंप 3 तक तो मैंने ऑक्सीजन नहीं लगाई थी। वैसे मोस्टली लोग कैंप 2 से ही ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देते हैं, और कुछ एक लोग बेस कैंप से ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देते हैं। पैसों की कमी नहीं होती, अंग्रेज होते हैं, पैसों की कमी होती नहीं उनके पास में। तो जब कैंप नंबर 1 से बेस कैंप से निकलते हैं तभी ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कैंप 1 से ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कैंप 2 से लगाना शुरू कर देते हैं। हमने कैंप 3 से लगाना स्टार्ट किया। तो ठीक है, जब तक चल रहे थे और सब कुछ था। और जब वहाँ पहुँचे कैंप नंबर 4 में तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तूफानी हवा थी, बहुत ज़्यादा हवा थी। और किस तरह आपको निकलना है, क्या करना है, बचना है, बहुत सारी हर प्रकार की मौतें हैं वहाँ पे। ऑक्सीजन खत्म होगी तो मौत, ऊपर से अवलांच आ गया तो मौत, और खाना पीना अच्छी तरह से नहीं खाया आपने तो मौत, अटैक आ गया आपको
हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो उससे मौत, ठंड की वजह से भी आपकी वहाँ पे मौत हो सकती है। तो और आपके 4 साथियों की मौत हुई थी। 4 साथियों की मौत कहाँ हुई थी? मतलब कैंप 4 पे हुई या उसके बाद हुई? और वो किस तरह से हुई? देखिए, जब मैं कैंप 3 से जब मैं टीम लेके हम लोग रवाना निकले, हम्म तो एक टीम मिली मुझे राकेश बिश्नोई जी। हम्म वो अपनी टीम थी उनके पास, अलग से अपनी हम्म टीम लेके वो मेरे साथ हो गए, और वो हम्म पूछते आ रहे थे किसी के हिम्मत सिंह जी कौन से हैं। हम्म उनको पता लगा था मेरे बारे में, हम्म तो वो किसी को पूछ रहे थे हिम्मत सिंह जी कौन से हैं, तो किसी ने बताया वो जो जो आगे आगे चल रहे हैं वो हिम्मत सिंह जी हैं। हम्म वो फटाफट मेरे पीछे पीछे आ रहा, मैंने सुन लिया था कि मेरे बारे में कोई पूछ रहा है, हम्म क्योंकि आपके सन में ऑक्सीजन लगा है, आपके सब कुछ है, अगर कोई आपको बोले कान कान तो आपके सुनाई दे रहे हैं ना। हम्म तो मुझे लगा कि कोई कोई मुझे पीछे से आवाज़ दे रहा है, कोई आ रहा है मेरे पीछे। तो राकेश बिश्नोई फटाफट आए मेरे पास आके, बोला आप हिम्मत सिंह जी हो? मैंने कहा मैं हूँ। बोला मैं भी अभी जयपुर से आया हूँ। हम्म तो अच्छा अच्छा लगा, ऊपर जाके इतने बड़े पहाड़ पे जाके आपका कोई गांव का, आपके भारत का कोई आपको व्यक्ति मिल रहा है, तो हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर हम बातें करते हैं, हम चलने साथ लगे लगे। हम्म तो 8 घंटे हम साथ चले, कैंप 3 से कैंप 4 तक हम साथ थे। हम्म तो वो मुझे बोला कि मैं एक 2 वाडियाँ हैं वहाँ पे, तो एक ये करूँगा पहले, उसके अलावा ये करूँगा मैं। हम्म तो हम चलते रहे, वो मेरे को बार बार बोल रहे थे कि ये तिरंगा आपको फहराना है, फर्स्ट में जाके ये करना है वो करना है। मैंने कहा ठीक है। हम्म तो उसके बाद हम चल रहे थे, और वहाँ तक वो ठीक थे। तो वहाँ तक तो वो सही थे, उनको प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर उन्होंने लॉस से किया है, हम्म लॉस से करके 8,500 पे उन्होंने तिरंगा फहराया है। हम्म नीचे उतरते वक्त उनकी ऑक्सीजन खत्म हुई है, और वहाँ उनकी डेथ हो गई, चलते चलते डेथ हुई है उनकी। ओके। और जब हम समिट पुश के लिए निकले, हम 14 तारीख को रात को। ये जैसे ऑक्सीजन की इमरजेंसी सप्लाई हो सकती थी? देखिए, सप्लाई हो सकती है, लेकिन इतना वजन लेके ऊपर कौन चढ़ेगा? आपको कैंप 4 पे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, हम्म यदि आप कैंप 4 पे आ गए तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएंगे आपको, हम्म लेकिन बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप कितना कैरी करेंगे? 2 सिलेंडर कैरी कर लेंगे आप, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और आपका उनके जो शेरपा करेगा तो शेरपा आपके साथ रहेगा, वो भी कैरी करेगा, वो कितने करेगा? दो सिलेंडर वो कैरी करेगा, उसको भी हम्म ऑक्सीजन चाहिए, हम्म ऑक्सीजन तो उसको भी चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? और बीच में रास्ता खराब हो गया, रास्ते में से आप टाइम पे नहीं पहुंचे, रास्ता खराब है, तो ये चीज़ें सारी, ये तूफान की हवा चल रही है, हम्म तो ये ऑप्टिकल हो गया आपके लिए। ऊपर से आप समिट पुश के लिए निकल रहे हैं, ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, और ऊपर से अवलांच आ गया, तो रुकना है या मौत है, तो उसमें से कुछ तो कहा नहीं जा सकता कुछ। तो जो राकेश जी के साथ जैसा हुआ, वो ऑक्सीजन जो खत्म हुई उनकी, वो लेट होने की वजह से हुई या उनके पास ऑक्सीजन ही कम बची थी? देखिए उनकी मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि वो कैंप 4 पहुंचने में थोड़ा ही टाइम था उनके लिए। हम्म 1 घंटे बाद कैंप 4 पहुंच जाते वो, हम्म यदि पर उनके पास ऑक्सीजन थोड़ा सा होती। हम्म तो ये लग रहा था कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी जब वो हम्म उतर रहे थे ऊपर से, क्योंकि जब आप चढ़े हो, हम्म और चढ़ने में कोई बड़ी बड़ी वो नहीं है, आप हम्म आराम से चढ़ सकते हैं। हम्म तो उतरते वक्त आपकी ज़्यादातर जो मौतें होती है उतरते वक्त होती है, हम्म क्योंकि आदमी थक जाता है उस टाइम पे, हम्म और उस टाइम ऑक्सीजन इशू आता है कि आप चढ़ गए हम्म और आपके पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो अब क्या करेंगे? आपके पास आपका शेरपा आपको बोल रहा है कि ऑक्सीजन खत्म, तो मरना है फिर तो मौत है ओके। सीधी, है ना भाई? अब मेरे शेरपा बोलता है कि आपकी ऑक्सीजन खत्म है, हम्म तो फिर तो क्या आपके पास में कुछ है नहीं, जिंदगी नहीं है आपकी, तो है ना? आपको भाई मैंने, तो वो चीज़ है कि राकेश जी के साथ यही हुआ कि ऊपर गए तब ऑक्सीजन थी उनके पास, हम्म नीचे आए थे तो उन्होंने सोचा कि हम टाइम पे पहुंचेंगे, और कुछ कमजोरी आई उनके, और कहीं वो रास्ते में उनको थोड़ा सा बैठना पड़ा होगा, हम्म उस वजह से वो 1 घंटे का फर्क हो गया उनका, और 1 घंटे की वजह से वो ऑक्सीजन नहीं थी, तो उनकी डेथ हो गई। जब वो चल रहे थे रास्ते में ही डेथ हुई है उनकी, वीडियोस भी आए थे काफ़ी, है ना, चलते हुए, और सेफ्टी बंदी हुई है उनकी, है ना। ओके। तो उसका उस अंदाजन से उनके पास ऑक्सीजन थी नहीं। बाद में तो लोग कुछ भी अफवाह उड़ा सकते हैं, हम्म कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एक्चुअली जो इतने जो मजबूत आदमी की डेथ हम्म हुई है ऑक्सीजन की वजह से हुई है। इसके अलावा और किन किन लोगों की डेथ हुई थी? क्या बाहर की कंट्री के थे जिसमें? इसमें अपने इंडिया के सुब्रता घोष थे, उनकी भी डेथ हुई है एवरेस्ट चढ़ने के बाद, वो बाद में। हम्म एक फिलिस्तीनी कमांडो थे, उनकी भी हुई है। हम्म इसके अलावा एक और अंग्रेज थे, उनकी भी वहाँ डेथ हुई है। हम्म तो फर्स्ट में जो फर्स्ट विंडोज गया था उसी के ही जो करीबन 4 आदमियों की कैजुअलिटी हो गई थी फर्स्ट के हम्म। अंदर ही। तो तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी मान सकते हैं इसको, है ना।
और ज़्यादातर ये डेथ जो होती है ज़्यादातर तो ऑक्सीजन की वजह से। फिर अवलांच भी मान सकते हैं, लेकिन अवलांच तो कुछ आया नहीं था, तूफानी हवा चल रही थी, हम्म। तूफान हवा चल रही थी। अ, बाकी जो आपके साथी उनकी मौत के बारे में पता है कि किस तरह से हुई उनकी मौत? और उनकी सुब्रता घोष जी की थी, उनकी भी ऑक्सीजन की खत्म हो गया था उनका भी। ओके। और एक फिलिस्तीन थी कमांडोज थे, उनकी भी ऑक्सीजन की वजह से हुई। हम्म। भाई ऑक्सीजन था नहीं, टाइम लग गया था, मौसम खराब था, तो और डेथ हो गई। चौथा ब्रिटिश था। जी। आप कैंप 4 से ऊपर जब चलना स्टार्ट किया तो आपको पहले पता लग गया था कि उनकी डेथ हो चुकी है या नहीं नहीं? नहीं नहीं, वो साथ ही थे हमारे, सब लोग साथ थे, लेकिन थोड़ा सा अंतर था, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कोई 1 घंटे हाँ, का। इसमें ऐसा रहता है कि ग्रुप के साथ चलना जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे जा सकते हो, जी 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 जी, होता ही ये है। है कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं। हम्म। और कैंप 3 तक तो आप ग्रुप में जाते हैं, और हम्म। कैंप 4 के बाद फिर आपको टाइमिंग से निकलना पड़ता है कि हम्म। निकलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। कैंप 1 से आप तक जा रहे हैं, तब तक ग्रुप में जा रहे हैं। कैंप 2 तक भी आप जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं। कैंप 3 भी आप ग्रुप में जा रहे हैं। हम्म। तो आपका एनर्जी लेवल आप देखिए, 8 घंटे चलना, आपका एनर्जी लेवल था हम्म। वो तो डाउन हो चुका है। हम्म। फिर आपको उसी रात नाइट में ही आपको ऊपर निकलना है समिट पुश हम्म। के लिए, रात में ही आपको निकलना है। जब आप रात में निकलेंगे तो एक तो आप पूरे थके हुए हैं, आपने 2 या 3 घंटे रेस्ट किए आपने हम्म। ओनली। फिर आपको निकलना है, फिर कम से कम भी 8 से 10 घंटे आपको चलना है। तो आपने 16 घंटे चले हैं आप लगातार, बिल्कुल। 16 घंटे आप चले हो। और फिर वहां आप जब आप पहुंच गए, एवरेस्ट से पहुंचे हो, हम्म। जब आप उतर रहे हो, आपने जोश जोश में चढ़ गए, आपकी पूरी ताकत लगा दी आपने, अब आपके पास एनर्जी नहीं बची। हम्म। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? और आपको उतर के कैंप नंबर 3 पे तो आना ही आना है वापस उसी टाइम पे। हम्म। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप 18 घंटे तो वैसे चले हो, लगातार चल रहे हो 18 घंटे। हम्म। अब आपको कम से कम 10 घंटे और चलना है, 28 घंटे हो गए आपके लिए। अब 10 घंटे कोई चल नहीं पाएगा, या कुछ उसको एनर्जी वीक हो गई है, वो हो गया है, या ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो उसको मरना है फिर तो वही है कि तो थकावट थकावट मारेगी। को की वजह से सबसे मेन मान सकते हैं कि इतनी एनर्जी नहीं बचती है आदमी में। और डेथ जोन को पार नहीं कर पाता है। हम्म। जो मैंने बताया कि डेथ जोन जो एरिया शुरू हो जाता है, हम्म। उस डेथ जोन को एरिया को कैसे पार करेगा वो? जब तक उस डेथ जोन को एरिया को पार नहीं करेगा, मौत होना है। तो इसलिए ज्यादातर मौतें उतरते वक्त होती है। बिल्कुल। आपका इस चढ़ाई के दौरान सबसे जो अ, खतरनाक पल रहा, आपकी भी जहाँ हिम्मत जवाब देने लगी, जी। वो कौन सा पल था? जब मैं कैंप 1 से कैंप 2 आ रहा था, हम्म। तो उस टाइम करवास एक होता है, करवास जो आप बोल सकते हैं, खाई, हम्म। बर्फ की खाई होती है, हम्म। उसमें मैं अचानक से मैं चला गया अंदर। और हम्म। जो मेरा साथी था वो मेरे से दूर था, और उस टाइम पे हमने शेरपा भी नहीं लिए थे। हम्म। देखिए, अब कैंप नंबर 2 पे जाके हमने शेरपा लिए। हम्म। उससे पहले हमारे पास शेरपा नहीं थे, हम्म। और 4 लोगों में एक शेरपा था। तो वो सबसे आगे चल रहा है, तो आपके पास कोई शेरपा नहीं है, हम्म। तो आप फंस गए, आप चले गए अंदर। लेकिन आपकी सेफ्टी ने आपको बचा लिया, जो आपकी हम्म। सेफ्टी लगी हुई थी रस्से में, हाँ, उसने बचा लिया। मैं चारों जुड़े हुए थे। वो एक रस्सा होता है, हम्म। उसमें सेफ्टी लगी होती है। हाँ। और करीबन मेरे से पीछे चल रहे थे 2 जने, तो हम्म। करीबन मेरे से 20-20, 25-25 फीट थे पीछे। हम्म। जो मेरे से आगे चल रहा था वो 10 फीट आगे था, 10-15 हम्म। फीट आगे। हम्म। तब तक मैंने उसको आवाज़ लगाई, तो मैं चला गया था, लगभग इतना इतना चला गया अंदर। हम्म। तो मैंने क्यों ना कोनियों से सहारा लेके कोशिश की जाए एक बार। हम्म। अंदर तो चले गया, मैंने पकड़ लिया उसको हम्म। सेफ्टी को। और फिर मैंने ऐसे कोनियों से आगे कसक के आया, और फिर मैं बाहर निकला। तब तक हम्म। वो मेरा दोस्त भी आगे आ गया था, हम्म। लेकिन तब तक मैं बाहर निकल चुका था उस करवास से। तो आपको सेफ्टी ने बचा लिया। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी ने बचा लिया। फिर एक बार और भी मैं गिरा नीचे, हम्म। अंदर गया, उस टाइम भी बचा लिया था, क्योंकि सेफ्टी मेन होती है वहाँ, सबसे हम्म। होती है सर मेन सेफ्टी। यदि आपकी सेफ्टी छूटी, और आपकी वहाँ पे बहुत है, यदि आपने सेफ्टी नहीं लगाई है, हम्म। तो वो भी है। तो इसका जो सपोर्ट मैनेजमेंट या सेफ्टी मैनेजमेंट का क्या कुछ प्रोटोकॉल रहते हैं कि इस तरह से आपको चढ़ना ही है? इसमें पहले जो वहाँ के जो शेरपा है, किसी कंपनी को टास्क दिया जाता है, वो रस्से बांध देती है हम्म। एवरेस्ट तक। तो करीबन ये 10 से 15 दिन लगते हैं शेरपाओं को, हम्म। कि रस्सा जो रोप की फिक्सिंग होती है, इसको रोप हम्म। फिक्सिंग बोल सकते हैं, कि रो फिक्सिंग करना। तो रो फिक्सिंग करके आते हैं पहले वो, फिर रो फिक्सिंग के हिसाब से आप चलते रहते हैं। बिल्कुल। जी। आपको जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है वो कितनी मददगार रही इसमें?
देखिए फिजिकल फिट होना एक तरह से भाई आप सिविल में है तो भी आप फिजिकल फिट रहना आपको सबको हाँ। बनता ही है ना, और फौज के अंदर भी फिजिकल फिट रहता है। तो आदमी जो फिजिकल फिट है तो कोई ना कोई वर्क, ये भी फिजिकल का ही काम है कि 8 घंटे चलना, 12 घंटे चलना, 24 घंटे चलना। फिजिकल फिजिकल के अलावा मेंटली। हाँ, मेंटली भी है। मेंटली आप मेंटली मजबूत होना वो जरूरी है आपका। में दिमाग बहुत ज़्यादा मजबूत, आपका दिमाग मजबूत नहीं है, मेंटली और फिजिकली दोनों ही मजबूत होना पड़ता है इंसान को। हाँ, क्योंकि आपके सामने एक पॉइंट आ गया था कि आप मौत के मुंह में थे और बच के फिर आपने फिर से डिसाइड किया कि मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ तो जी जी। उस लेवल तक पहुंचने के लिए। देखिए अभी आपके पास में कोई वहाँ पे चारा नहीं है, वहाँ पे कोई है नहीं, कि वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है ना। हम्म। और फिर ऊपर ठीक है आपकी ऑक्सीजन आप अपने आप में महसूस करें कि बार बार शेरपा आपको पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो, आप अच्छे हो, हाँ ठीक है। और आप पूछता है ठीक है भैया ठीक है। तो बस अपने आपको लेवल आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। हम्म। आप ठीक नहीं हो तो आपको शेरपा उतार देगा, आप खुद उतर जाओ। काफ़ी लोग होते हैं वो उतर जाते हैं खुद नीचे, ओके। है ना। केम नंबर 1 से आ जाते हैं, केम नंबर 2 से भी आ जाते हैं वापस, हम्म। कि ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है, पहाड़ तो यहीं रहेगा, हम्म। है ना। लेकिन आदमी जब ठीक है तो दोबारा भी कोशिश कर सकता है, बिल्कुल। तीसरी बार प्रयास कर सकता है, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे जाना ही है, ऐसे करना है, कुछ नहीं। सेकंड बार प्रयास में हो सकता है बिल्कुल। ये। तो आपने चढ़ के उतर भी लिया, फिर राजस्थान आए तो फिर कैसा लगा और लोगों ने किस तरह से स्वागत किया? राजस्थान उसके बाद फिर हम नीचे आए तो वो जो अब मैं आप पूछ रहे थे कि बेस कैंप से और नीचे तक आने में हम्म। जो जो एयरपोर्ट है, छोटा हम्म। एयरपोर्ट लुकला, हम्म। वहाँ तक आने में लोगों को 4 दिन लगते हैं। हम्म। हम उसको उस दूरी को पैदल भागते हुए आए थे। मेरे साथ में होते, हम्म। हम 2 दिन में बिना गाइड गए। आपने जैसे पूछा गाइड लेना जरूरी है क्या, हम्म। तो बिना गाइड के आए और हम 2 दिन में वहाँ पहुँच गए। और बिल्कुल। फिर तीसरे दिन हमने वहाँ से एयर पकड़ा, फिर काठमांडू आए, काठमांडू में वहाँ से रुके, फिर 1-2 दिन बाद दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँच के फिर अगले दिन जयपुर आए। और रात को करीब 1 बजे पहुँचा, तो काफ़ी दोस्त लोग सुबह मिल गए थे, आगे थे, हम्म। उन्होंने स्वागत वगैरह किया। और फिर चलता रहा। फिर उसके बाद में उसी दिन लगभग डेड बॉडी हमारे राकेश जी की हम्म। बीकानेर पहुंच गई थी, लेकिन हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे से पहले हम बाद में पहुंचे, उनका पहले दाह संस्कार हो गया था हम्म। जी। तो फिर इस उनकी वजह से माहौल स्वागत वगैरह का हो नहीं पाया उसी तरह का। हाँ, वही कारण मान सकते हैं हम जी। हम्म। अगर देखा जाए फिर उसके बाद राजस्थान सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला या कुछ उस तरह की कवरेज हुई आपकी? अभी चल रही है सर बातें इसके बारे में, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। हम्म। इसमें जो भी है सरकार अभी सपोर्ट करेगी। काफ़ी जो मंत्री लोगों से बात हुई है, उनसे भी साहब से, उनसे बात चल रही है। हम्म। अब कितना टाइम लगता है वो तो सरकार ही बताएगी सर। बिल्कुल। कोई बंदा अगर माउंट एवरेस्ट अब चढ़ना चाहे तो आप उसको पहली सलाह क्या देंगे? पहली सलाह उसको ये दूंगा कि पहले जो वहाँ के कोर्सेज होते हैं उसके हाँ। बारे में जानकारी होनी चाहिए, बर्फ़ के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हम्म। और कोई भी चढ़ सकता है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं तो बोलता हूँ जो नौजवान युवा है क्यों ना इसकी ट्राई की जाए। कोर्सेज हो जाते हैं बड़े आसानी से, कोर्सेज हो जाएंगे इसके हम्म। 1 से 2 महीने में इसके कोर्सेज हो जाते हैं, बर्फ़ के हम्म। बारे में सिखाना करना। और इसके बाद फिर आप ये जो वहाँ पे जाइए, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, है ना। तो ये कोर्स की कहाँ कहाँ एकेडमी है, अपने भारत में भी है भारत में या? बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, भारत में भी है, बाहर विदेशों में भी है, माउंट आबू में भी है, अपने हम्म। गुजरात के अंदर भी है, और शिमला में भी है, तो आप कौन और सी जम्मू कश्मीर सजेस्ट में भी है। करेंगे कि कहाँ की एकेडमी में करना जी चाहिए? मैंने किसी कहीं भी कीजिए, बर्फ़ के जहाँ बर्फ़ हो, मेरे हाँ। हिसाब से कि जम्मू कश्मीर में है, शिमला है, चंडीगढ़ वगैरह है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। तो उसकी फीस वगैरह क्या रहता है? वहाँ की तो नॉर्मल फीस है, ज़्यादा नहीं है, 15-20 हज़ार रुपये फीस होती है, जिसमें खाना भी खिलाएंगे आपको, हम्म। आपको इंस्टॉलमेंट भी देंगे वो लोग, है ना। हम्म। और ये भी सब कुछ देंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वहाँ पे अपना कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद में माउंट स्टडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा स्टेप, मानसिकता किस लेवल की बनानी देखिए अपने चाहिए आप को उसके लिए? मजबूत, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, है ना। हम्म। जब तक आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आपकी मजबूत मानसिकता नहीं है। हम्म। अब हमारी मानसिकता तो बहुत लोगों ने, बस ठीक है, हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन ठीक थे हम तो। आपको कोई भी कुछ भी बोले, आपको चुपचाप निकल जाना वहाँ से, है ना। कोई कुछ भी बोले, हम्म। सुनना नहीं, इधर से सुनना, उधर से निकालना आपको, क्योंकि आप ऐसे
लोगों से आप भिड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपका ड्रीम आपका खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी के बारे में बहुत सारे लोग देखिए उल्टा बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, सबकी सुननी है। बोलना है बोलने बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है बोलने से, क्या फर्क बिल्कुल पड़ता है। ऐसे 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 ध्यान देंगे, हर हर आदमी से झगड़ा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। तो अपने आप को बस अपने फोकस पे, जो आपका मेन फोकस उस पर ध्यान रखिए, और वही लोग आपके साथ फिर अब आपके साथ आएंगे बाद में जी। आपने इतने पड़ाव पार किए लाइफ में, अब आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि अगला काम आप इस लक्ष्य को पाना है, ऐसा क्या टारगेट एक बना बार है? अंतरिक्ष पे जाना है, एक बार और देखते हैं, है ना, अंतरिक्ष पे जाके आते हैं, तो वहाँ का भी देख के आते हैं वहाँ क्या सिस्टम है, सरकार हम्म, भेजेगी या होगा तो सोच लेता है, उसको तो जाना ही है। हाँ माउंट एवरेस्ट के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हम भी वहाँ भी चले गए, पैसे इकट्ठा बिल्कुल। करके गए, कैसे ना कैसे गए ना, तो चले जाता है। आदमी जो सोचेगा वो करेगा पक्का, हम्म, उसको उसकी उसकी सोच मजबूत होनी चाहिए, है ना। अ, बिल्कुल। कल कहीं पे था, तो मुझे बोला आपको क्या करना है, तो बोला, मैंने कहा मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो आप बोल सकते हैं सर, बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका एक ड्रीम वास्तव में होना चाहिए कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है तो जाना है ना, हम्म, कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। तो वो चीजें हैं, ये तो राजनीतिक बातें हैं, मजाक की तौर पे बोल सकते हैं हम, भाई हमें वो बनना है तो बनना, क्यों नहीं बन सकते आप, जो वो बन सकते, तो आप भी बन सकते हो। जब मैं एवरेस्ट जा सकता हूँ तो आप भी जा सकते बिल्कुल। हैं, है ना। तो ये चीजें। सर आपकी कहानी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी है, स्ट्रगल भरी रही है, और अगर क्या आपकी कहानी पे फिल्म बने तो कैसा रहेगा? देखिए बननी भी चाहिए ऐसा ना, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि हम्म, इतने फेफड़े खराब हो गए, आपके डॉगी ने आपको काटा है, उसके बाद आपका ऑपरेशन हुआ पेट का, उसके बाद भी हम्म, आप सेना में चले गए। बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे मोड़ है जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि इतना अपने पास में टाइम भी नहीं था, इतनी सारी यदि मैं बताने लगता तो कम से कम 4 से 5 घंटे की ये अपन बता उसमें कहानी कोई भी जुड़ नहीं, जाती। फिर भी एक आध मूड बता जाए हमें। बहुत सारे मोड है इसमें, जैसे कि, और तो ये कहूँगा कि भाई के एक अच्छे लोगों को पता चले कि मेरे जैसे कि कितने हिम्मत सिंह हैं जो एवरेस्ट पे नहीं जा पा रहे हैं, जो अपने आप के अंदर, उनके पास में, बच्चों के पास में सब कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, गाँव हम्म, में रह रहे हैं, उनके पास सुविधा नहीं पहुंच रही है, तो उन तक ये बातें पहुंचे, हम्म। सरकार जागे, समाज के लोग जागे, है ना, सभी लोग उनको सपोर्ट करें। ऐसे मेरे जैसे हिम्मत सिंह पता नहीं कितने सारे हैं, घूम रहे हैं। तो एक तरह से आपने शुरुआत में ही बता दिया तो कि आपके समाज का योगदान रहा है आपको पहुंचाने में, तो अब समाज को आप अब क्या लौटाना चाहेंगे, या क्या समाज की हेल्प करना का प्लान है? देखिए, जिससे ज़्यादा मेरे पर्सनल टर्म्स थे, जैसे कि उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया, मैंने बताया था आपको, समाज के जो लोग मेरे पर्सनल सपोर्टर थे, जैसे? जैसे कि मुझे मेरे जानकार हो, मुझे जानते हो, हम्म, उन्होंने बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हम्म, काफ़ी लोगों ने नहीं भी किया, तो उसका भी अपने को वो कोई नहीं है कि हम्म, आगे किसी किसी और को करें आप सपोर्ट, मुझे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम्म, किसी का पीछा ना करें, और किसी और को भी आप सपोर्ट करें, जो और कोई भाई हो उसको जाना हो। और इसमें करीबन और भी सर समाज ने भी मुझे सपोर्ट किया था, कुछ एक हम्म, लोग थे उनके जो मेरे पर्सनल टर्म्स थे उनसे, हम्म, उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, ऐसा है। जैसे एक संजीव जी खंडल है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, सीमा भाटिया जी हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, वो हमारे समाज से नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ओके। और यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान का सपोर्ट करें, चाहे आप पैसे से सपोर्ट ना करें उसका कोई बात नहीं, हम्म, उसके साथ खड़े रहें। यदि कोई आपके पास आए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, बिल्कुल। भाई आप उसके साथ खड़े रहें। खड़ा रहना भी बहुत बड़ी बात है। यदि आप उसके साथ खड़े हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो तो आप उसके साथ खड़े हो, पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ में उसके साथ में तन और मन से खड़े हैं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके जो माउंट एवरेस्ट के पोस्टर आए उनमें मैंने देखा कि आपने जो सुसाइड करते हैं, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, उनके बारे में संदेश लिख रखा था कि जिम्मेदार बने, जिद्दी बने। तो ये आपकी क्या मुहिम थी, और इसे आप और भी आगे कहाँ तक लेके गए इस मुहिम को आप? जी, आजकल के विद्यार्थी हैं, कम नंबर आने पे आत्महत्या कर लेते हैं, उनके हम्म, लिए एक संदेश दिया था कि विद्यार्थी आत्महत्या ना करें, हम्म, अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम्म, पापा बूढ़े हो रहे हैं, हम्म, जिम्मेदार बने, जिद्दी नहीं। वाह। तो उन बच्चों को संदेश था कि छोटे से कम नंबर लाने पे आप आत्महत्या कर लेते हैं, हम्म, ये एक कायरता है एक तरह से। हो सकता है कि इस बार आपके 10th में कम नंबर आए, हो सकता है 12th में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, हम्म,
और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को RS IS बनते हुए देखा है जो 10th और 12th में उनके नंबर कम थे और बाद में वो RS IS बने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे से मार्क्स के लिए अपन अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। और आपके माँ बाप को, अपने आपके जो माँ बाप है उनको आपसे पता नहीं कितनी बड़ी आस है ना, वो आपको पूरा जीवन आपके लिए सौंप देते हैं और आप एक पल में 19 साल में, 20 साल में, 25 साल में अपनी आत्महत्या करके अपना जीवन खत्म कर देते हैं। आप ये भी नहीं सोचते कि पीछे मेरे माँ बाप का क्या होगा। कोई बात नहीं, नहीं हुआ आपसे, आपकी मार्कशीट नहीं आई, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं। बहुत सारे काम है, बहुत सारे बिजनेस हैं, उसमें घुसिए, आप वो करिए। जरूरी थोड़ी है कि हम सब टीचर ही बने, जरूरी थोड़ी है हम सब पुलिस वाले ही बने, जरूरी नहीं कि हम सब आर्मी में जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ें के जो हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो समाज में इसी तरह की इससे थोड़ा अलग बीमारी है कि लोग नशा कर रहे हैं। जो युवा है वो नशा के प्रति ज़्यादा ही आकर्षित हो रहा है। इवन अब तो सूखा नशा, ड्रग्स वगैरह का भी होने लगा है। जी जी। आप इसमें आपने कई वर्क भी किया है, आप उसके बारे में बताएं। देखिए जी, बचपन से आपने देखा होगा कि आपके जब हम बचपन में थे तब ये इस तरह के नशे नहीं थे, सब सूखे वगैरह नशे नहीं थे। हम्म उस टाइम एक दारू होती थी, हमने देखा होगा कि दारू हम्म मिलती थी। तो आप दारू पी के घर पे आ रहे हो, आपके फादर को पता लग गया, बदबू आ गई, आपको पीटते थे पूरी तरह से, हम्म दे जूता मारते थे। हम्म वो सिस्टम खत्म हो गया सब, है ना। क्यों? अब तो आजकल सूखे नशे लगे, इंजेक्शन आ गए सब, हम्म इंजेक्शन लगाते हैं और आराम से जाके रूम में सो गए। पहले तो क्या होता था, आपके 1 या 2 कमरे होते थे घर में, बड़ी मुश्किल से, हम्म है ना। और परिवार एक साथ रहते थे सारे, है ना, आपके चाचा ताऊ वगैरह। तो किसी ना किसी के मुंह में से बदबू आ जाती थी कि आज छोरो पी रहे हो भाई, हम्म है ना। तो उसके उसी टाइम पे उसका इलाज कर देते थे। हम्म अभी कमरे हो गए ज्यादा, परिवार हो गया छोटा, हम्म ठीक है, परिवार में सब अलग हो गए हैं, अब रूम भी अलग अलग हो गए हैं। अब बच्चा आया है करके इंजेक्शन लगा के आया, आराम से सो रहा है अंदर, पता ही नहीं चल रहा है कि साहब बच्चा तो सो रहा है, हमारा बच्चा तो कहीं नहीं जा रहा है, बाहर है, हमारा बच्चा तो अच्छा है। लेकिन बच्चे ने इंजेक्शन लगा लिया है और वो इंजेक्शन ऐसा खतरनाक है कि उस बच्चे की जो उम्र हो जाती है वो 4 साल हो जाती है। दारू पी के फिर भी आदमी 50-60 साल 70 साल निकाल देता था, है ना। लेकिन ये इतनी खतरनाक बीमारी चली है जो अभी सूखे नशे की, ड्रग्स आ रहा है इसमें और बहुत सारे नशे हैं, सूंघने वाले भी आ रहे हैं। हम्म पता ही नहीं लगता कि बच्चे का कौन सी दिशा में चला गया। तो हो सकता है कि हमारे भी जैसे 2 बच्चे हैं सब, कहीं गलती आदत पर ना पड़ जाए। हम्म तो धीरे धीरे उन बच्चों पे ध्यान भी देना चाहिए और उनकी तरफ एक अच्छी शिक्षा, उनको पहले जागरूक करना चाहिए कि इस तरह का नशा ना किया जाए। इस तरह का जो नशा है ये खतरनाक होता है। नशे तो सारे खतरनाक होते हैं सब, सिगरेट भी हम्म खतरनाक होती है, बियर भी खतरनाक होती है, दारू भी खतरनाक होती है। लेकिन उसका यूज क्यों कर रहे हैं बच्चे, किस लेवल पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको टेंशन हो रही है, किस पे जा रहे हैं, तो ये सब ध्यान देने वाली की है। और अपने आप को, खुद को ध्यान देना पड़ेगा, आपको बाहर कौन निकालेगा। हम्म यदि कोई बच्चा कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, तो उसको खुद को ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। वो अपने दिमाग से खुद छोड़े, बड़ी बड़ी आदतें छूट सकती है ना। तो ये आदतें छूटनी चाहिए और खुद को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि यार मुझे तो नहीं करना है ये नशा, इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसमें कोई फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें। ठीक है। आजकल के और युवा जो इसी तरह की एक और लत है, मोबाइल स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करना, जी जी। उसके लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसका शिकार मैं भी था और अभी मैं भी इसको धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, है ना। कि आपको फ्री टाइम हो गया, आप देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप कोई भी हम्म कुछ भी देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ें आपकी आंखों पे डिफेक्ट डाल रही है, आपके दिमाग में डिफेक्ट डाल रही है। हम्म तो ये चीज़ें फिर आजकल की मम्मी क्या करती है कि बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल दे दो, हम्म खाना नहीं खा रहा है उसको मोबाइल दे दो, खाना खा लेगा। तो वो चीज़ें उसमें गलत डाल दी उसने। बच्चा खाना तो खा रहा है लेकिन मोबाइल देख रहा है उसके बदले 1 घंटा, हम्म फिर वो 2 घंटा कर देता है, फिर वो 4 घंटा कर देता है। तो माता पिता के लिए सरदर्द बन जाता है और उस बच्चे का जो मानसिक विकास है रुक जाता है। तो ये चीज़ें सबको सोचनी चाहिए, मम्मी को, पापा को, बच्चे को फ़ोन ना दें और इसके बारे में। तो ये थे हिम्मत सिंह। इनकी हिम्मत भरी कहानी आपने सुनी और जाना कि इन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से एक बीमारी से जूझते हुए और कहाँ माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। आशा करते हैं आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर का, आप हमारे यहाँ आए और आपको भी सर की लाइफ से सीखना चाहेंगे और
हम भी सर से कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो आपको धन्यवाद।